कि बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा में संविधान को लागू कराकर मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं, इस कोट को जानते तो सब होंगे, लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि मुस्कुराते हुए जब बाहर निकलते हैं तो उनके साथ के नेता कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहते हैं आज मैं बहुत खुश हूं, अब मैं आज रानी का पेट चीर दिया है, राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा यहाँ के गरीब शोषित वंचित मजदूर किसान के वोट से जन्म लेगा। महापुरुषों के आशीर्वाद से, महापुरुषों के सहयोग से भीम आर्मी का आजाद समाज पार्टी का आने वाला भविष्य इतना उज्जवल है कि अभी तो एक व्यक्ति ने हाहाकार मचा रखा है। आज के समय में मौजूदा सरकारें अपने हिसाब से धार्मिक न्याय को स्थापित कर देना चाहती है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के मौलिक अधिकारों को मोल ही नहीं समझना चाहती। अमेरिका की घटना देखिए आप, क्या बाबा साहब के मौलिक अधिकारों का मोल था? यह सरकार मौलिक अधिकारों के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता आती है उस पर काबिज है, और अगर वो काबिज नहीं है तो कहां है हम लोग? जो लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर किसी विशेष वर्ग धर्म या जाति के व्यक्ति थे, नहीं। मैं लिख कर देता हूं, अगर आपने डॉक्टर अम्बेडकर को एक बार पढ़ा तो आप सब कुछ छोड़कर के डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हो जाएंगे एक बार पढ़ने से। उनको पढ़ना जरूरी है, और मेरे जो नए भाई बहन हैं जो अब इस लाइन में घुसे हैं, उनको अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर को ही पढ़ना चाहिए। आज लीगल सेल के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर आप सबकी एकता अखंडता देखने को मिल रही, ये बहुत अच्छी बात है। काश एकता अखंडता बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिले, जहां शायद सामाजिक न्याय की बात हो सके, जहां धार्मिक और राजनीतिक न्याय की बात भी हो सके। लेकिन आज भारत के अंदर अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कुछ शब्द मेरे साथ चुप सकते हैं, उनको बुरा मत मानिएगा, जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमारे ही बीच के कुछ लोग उस सामाजिक न्याय को तोड़ देने का काम करते हैं। अधिवक्ता जो शब्द है वो अपने में ही न्याय का प्रतीक है। जैसे भी जज साहब ने बताया कि अधिवक्ता को बुद्धिजीवी वर्ग में गिना जाता है, लेकिन जब अधिवक्ताओं के बीच में जाति धर्म की व्यवस्था स्थापित होती है तो ये दुखदाई है। जैसे अभी ग्वालियर हाईकोर्ट में हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर छोटा सा विवाद, ज्यादा बड़ा नहीं, उसे लेकर के सिर्फ अपने फेस की वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ साथियों ने अलग अलग बयान दिए, पूरा स्टेट परेशान हुआ, बहुत सारे संगठन परेशान हुए, व्यवस्था बिगड़ी। हालांकि मैं ये जानता हूं कि सरकार के बिना संरक्षण के नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर समस्याओं की बात की जाए तो देखिए, हमारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। अगर आप और हम ये सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान कोई तीसरा आकर के कर देगा तो ये मिथ्या है, बेकार की सोच है। जैसे मैं देखता हूं कि जो नए साथी, नए बच्चे एलएलबी करके जाते हैं, इसके बाद मैं भी एलएलबी करूंगा क्योंकि अभी मुझे आदेश मिल गया, यहाँ पर आपको भी करनी पड़ेगी। जो साथी नए बच्चे एलएलबी करके कोर्ट की ओर जाते हैं, जिनके परिवार भी गरीब होते हैं, खर्चे की व्यवस्था भी नहीं होती, जो मुश्किल से प्रैक्टिस करके कहीं ना कहीं अपने नाम को स्थापित करते हैं, उनको 20-20 साल, 33 साल, 40-40 साल चैम्बर नसीब नहीं होते। अगर आपकी सोर्स है, आपकी ताकत है, आपकी क्षमता है तो आपके लिए चैम्बर उपलब्ध है। लेकिन अगर आपकी कोई सोर्स नहीं है, कोई ताकत नहीं है, तो आपको किसी भी कीमत पर चैम्बर स्थापित नहीं होगा। इसका कारण जानते क्या है? इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे सुव्यवस्थित व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं खड़ा कर रहे हैं जो चीख कर, चिल्लाकर, लड़कर हमारी मांग को मजबूती के साथ रख सके। यही इसका कारण है। इतनी सारी समस्याएं हैं। टोल की समस्या, टोल तो शायद हम दे भी देंगे, लेकिन एक समस्या, क्योंकि अधिवक्ता यहाँ पर जो काम करते हैं, किसी प्रकार का कोई भत्ता या फिर किसी प्रकार का अलाउंस उन्हें नहीं मिलता, ना कोई मेडिकल सुविधा, ना कोई एक्सीडेंटल सुविधा, ना कोई बच्चों की पढ़ाई में छूट है, ना ही कोई कमरे में, बिजली में किसी प्रकार की छूट नहीं है। वो जब तक अच्छे रहते हैं, हाथ पैर चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है, तो वो सब चीजें अवेलेबल कर लेते हैं। 60 साल के बाद तो व्यक्ति भी रिटायर हो जाता है। क्या अधिवक्ता रिटायर हो पाता है? और ये देखिए कि अधिवक्ता 60 साल के बाद अगर बीमारी हो जाए तो अधिवक्ता को अपना जीवन यापन करने की बड़ी परेशानी आती है। ये एक महत्वपूर्ण मांग है कि जो अधिवक्ता ईमानदारी से और लगातार वकालत करता है, प्रैक्टिस कर रहा है अगले 60 साल तक, सरकार को उसको भत्ते के रूप में 60 साल के बाद कुछ ना कुछ उसका वेतन बांधना चाहिए।
जिससे कम से कम अपना वृद्ध अवस्था का जीवन बहुत अच्छी तरीके से गुजारा जा सके। ये सब हो सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था राजनीति के विषय में कि राजनीति वो चाबी है जो हर समस्या का समाधान खोलती है। हर चीज का एक्ट बन सकता है, यहाँ तो सब कुछ बन सकता है। यहाँ जानवर के नाम पर हत्या हो सकती है, यहाँ जानवरों के आधार कार्ड बन सकते हैं। तो हम सब तो इंसान हैं, अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं मांग सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शर्तें। डॉक्टर अंबेडकर का एक 26 जनवरी 1950 का कोट याद आता है। उस कोट को हमें समझना होगा कि बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान सभा में संविधान को लागू कराकर मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं, इस कोट को जानते तो सब होंगे, लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि मुस्कुराते हुए जब बाहर निकलते हैं तो उनके साथ के नेता कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहते हैं आज मैं बहुत खुश हूं, अब मैं आज रानी का पेट चीर दिया है, राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। राजा यहाँ के गरीब, शोषित, वंचित, मजदूर, किसान के वोट से जन्म लेगा। अब अगर आप इस बात को अपनी व्यवस्था में लागू करें, अपनी जगह लागू करें, मैं जाति धर्म की बात नहीं करूंगा, अपनी व्यवस्था में लागू करें और प्रतिनिधित्व को लेकर चलें और ये सोचते चलें कि वो वर्ग जो छूता रहा है उसके हाथ में एक बार प्रतिनिधित्व दिया जाए, देखा जाए वो क्या कर सकता है। आपने दिया चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ में प्रतिनिधित्व, आप देख रहे हैं क्या कर सकता है। एक निचले वर्ग का व्यक्ति जिसका शोषण सदियों रहा हो और अगर प्रतिनिधित्व आ जाता है तो वो जाति धर्म छोड़ करके न्याय की बात करने लगता है। ये आप लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो साथी हमारे अधिवक्ता कह रहे थे कि आज SC/ST के मुकदमों के लिए भी यहां पर कुछ विशेष वर्ग के लोगों को जगह दी जाती है, तो क्या उसके लिए लड़ने के लिए कौन आएगा? हर जगह बार काउंसिल का चुनाव होता है, अध्यक्ष भी बनते हैं, महासचिव बनते हैं। एक साथी हमारे बीच में है, नवनिर्वाचित युवा है हमारी की तरह ही, चुनकर आए हैं। तो आप भी ऐसे लोगों को चुन सकते हैं जो आपकी आवाज को पूरी मजबूती के साथ, झंडे और डंडे के साथ उठा सकते हैं। अधिवक्ता हैं आप लोग, आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। तो बाबा साहब के कोर्ट की बात कर रहा था। बाबा साहब कहते हैं मैंने रानी का पेट चीर दिया है, अब राजा रानी के पेट से नहीं बनेगा, यहाँ के गरीब मजदूर किसान के वोट से बनेगा। तो उनके साथ के नेता ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सब काम कर लोगे, सब काम कर लोगे, अधिकार देकर चले जा रहे हो, लेकिन ये बताओ हमारी की तरह बुद्धि कहां से लाओगे? हम तुम्हारे लोगों को खरीद लेंगे, हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, राजा अपना बनाएंगे। वही बात कह देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हंसते हुए कहते हैं मैं जानता हूं मेरे लोग गरीब भी हैं, हो सकता है कि अभी शिक्षा के प्रभाव से बहुत दूर ना सोच पाए, लेकिन जिस दिन इनकी समझ ये आ गया कि यहाँ का शोषित वंचित वर्ग खड़ा हो और खड़ा होकर अपने अधिकार ले जाए और अधिकार लेकर के आने वाली नस्लों को उन्नति की ओर, तरक्की की ओर, वैज्ञानिकतावाद की ओर लेकर के जाए, तो इस देश की व्यवस्था बदलेगी। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप प्रबुद्ध लोगों में आते हैं। एक अधिवक्ता 100 आम पब्लिक के साथ डिबेट अकेला कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर आप इस चीज को समझ जाएं तो व्यवस्था को बदला जा सकता है। आज आप सोचिए कि एक गांव में रहता हुआ गरीब व्यक्ति के साथ जब कुछ गलत हो जाता है तो वो पुलिस के बाद सीधे कोर्ट की ओर भागता है और किसी ऐसे अधिवक्ता को ढूंढता है कि जहां उसे न्याय मिल सके। क्या आज ऐसा हो पा रहा है? क्या पैसे का प्रभाव हमारे इस परिवार में है या नहीं, ये हमें सोचना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर इस व्यवस्था को, न्याय की व्यवस्था को इसलिए स्थापित करके गए होंगे कि कहीं ना कहीं हो सके कोई ना कोई 100 साथियों में से 5 या 10 लोग ऐसे जरूर निकलेंगे जो न्याय के लिए लड़ेंगे। अब आप सोचिए इलाहाबाद में एक व्यक्ति न्याय के लिए लड़ता है, उसको ना जाने कितनी गोलियां मारी जाती हैं अधिवक्ता को। 1-2 दिन आंदोलन होते हैं, फिर माहौल शांत हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या अब जो न्याय के लिए लड़ेंगे उनको गोलियां मिलेगी? क्या सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई है? या फिर वो लड़ते हुए जो गया है, शहीद हुआ है, क्या उनके परिवार के विषय में सरकार ने ऐसा कोई कंपोनेंट प्लान बनाया है कि ये व्यक्ति यहां पर न्याय दिलाते दिलाते गया है, इसके लिए कोई व्यवस्था हो? और व्यवस्था है नहीं तो क्यों नहीं है, ये पूछने का सवाल है और चीख चीख कर पूछने का सवाल है। ये यहाँ की सरकारों से
यहाँ के लीडरों से पूछने का सवाल है कि आखिर आज तक आपने किया क्या। ये हमें समझना होगा, क्योंकि मुझे लगता है मौजूदा सरकारें, हालांकि सरकार के विषय में बोलने के लिए यहाँ ये मंच नहीं है, लेकिन क्योंकि आज के समय में मौजूदा सरकारें अपने हिसाब से धार्मिक न्याय को स्थापित कर देना चाहती है। वो बाबा साहब अम्बेडकर के मौलिक अधिकारों को मूल ही नहीं समझना चाहती। अलीगढ़ की घटना देखिए आप, क्या बाबा साहब के मौलिक अधिकारों का मोल था, या सरकार मौलिक अधिकारों के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता आती है उस पर काबिज है? और अगर वो काबिज नहीं है तो कहां है हम लोग? क्या है हमारी आवाज? क्या हम लिख रहे हैं? क्या हम सोच रहे हैं? क्या हम किसके प्रभाव में हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि भारत क्या विश्व के कहीं पर भी आप चले जाएं, किसी व्यक्ति पर अगर प्रभाव नहीं जम सकता, एक बार कोई IAS PCS पर प्रभाव जम सकता है, लेकिन अधिवक्ता पर किसी का प्रभाव नहीं जम सकता। जो अधिवक्ता प्रभाव विहीन रहते हैं, मैं लिख कर देता हूं कि नाम हुए हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्हीं में से एक हैं कि वो किसी के प्रभाव में कभी आए नहीं। जो उनको लगा सही है वो उसके लिए खड़े रहे। तो आज के समय में धार्मिक न्याय कौन स्थापित करेगा? कहां से आएंगे लोग? क्या भारत के लोगों को स्थापित नहीं करना होगा? बाबा साहब तो पहली लाइन में लिखते हैं भारत के लोग। हाँ, उसके बाद जो है देश में नए नए बच्चे खड़े होते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि हम भारत के लोग, वो कहते हैं कि ये फलाना है, ये वो है, इसका धर्म ये है, इसकी जाति है, ये कहा जाता है। नहीं, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके भी ये देश है, इस देश में समानता को स्थापित कैसे किया जाए। हालांकि आज भारत में समानता को व्यापार के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर आप किसी भी वर्ग के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, धन से बल से ताकतवर हैं, तो आपको समानता की गिनती में गिना जाएगा। लेकिन अगर आप धन से बल से कमजोर हैं, आपकी कोई पहचान नहीं है, राजनीतिक सामाजिक पहचान नहीं है, तो फौरन आपका स्तर गिर दिया जाता है। ये भी हमें सोचना पड़ेगा, इस पर आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाकर के चर्चाएं आगे बढ़ेंगी। और जब चर्चाएं आगे बढ़ेंगी और क्वेश्चन होंगे तो उन क्वेश्चन के आंसर भी कोई ना कोई देने का प्रयास जरूर करेगा। हमें आने वाली नस्लों के लिए व्यवस्था को स्थापित करना है। हमें राजनीतिक न्याय देखना होगा कि क्या उस वर्ग के लोग, उस श्रेणी के लोग, कैटेगरी के लोग जो शायद धन में कमजोर हैं लेकिन बुद्धि में तीव्र हैं, क्या वो राजनीति में जाएंगे? नहीं जाएंगे। मैंने चुनाव तो बहुत सारे देखे, बहुत सारे चुनाव के विषय में पढ़ा भी। मैंने वो भी पढ़ा जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हराया गया। मैंने सहारनपुर का चुनाव वो भी देखा जब मान्यवर काशीराम साहब को वहां हराया गया, बड़ी मजबूती के साथ हराया गया। लेकिन मैंने भाई चंद्रशेखर आजाद का चुनाव भी देखा कि भारत की सारी पक्ष विपक्ष की पार्टी एक साइड थी। सारी जितनी पार्टियां हैं वो सब एक साइड थी अकेले चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन पार्टियों के बड़े नेता, जूनियर जैसे नेता नहीं, हम जैसे नेता नहीं, सीनियर नेता जो मंत्री संतरी रहे हों, वो इंटरनल आकर काम कर रहे थे, जिसको ये नहीं पता था कि ये लोग यहां काम कर रहे हैं। किस लिए? कभी सोचिए बात कि एक व्यक्ति को हराने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किस लिए? जब आप सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात करेंगे, जब आप संविधान सम्मत चर्चा करेंगे, तो फिर आपके पीछे, आपके विरोध में सारी दुनिया होगी। लेकिन अगर आप अपने वचन पर, अपनी विचारधारा पर अडिग है, तो ये भी तय है कि आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। यही तो हुआ। और देखिएगा, महापुरुषों के आशीर्वाद से, महापुरुषों के सहयोग से भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का आने वाला भविष्य इतना उज्जवल है कि अभी तो एक व्यक्ति ने हाहाकार मचा रखा है। एक व्यक्ति 4 मिनट के अंदर 21 से ज्यादा सवाल पूछ सकता है, जो मुझे लगता है शायद, मैंने तो अब तक देखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसमें शायद लगा दूं, जो शायद अब से पहले संसद में एक आध बार हुआ होगा कि किसी व्यक्ति ने 4 से 5 मिनट के अंदर 21 से 27 क्वेश्चन पूछ डाले हों सरकार से। पहली बार हुआ होगा। हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर हाथ छोड़ा जाता है। ये कोई हल्का मामला नहीं है। उसके बाद पड़े ही हमने पूरा देश बंद किया, हम पूरे देश में हड़ताल पर रहे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। लेकिन बड़ा मामला यह है कि वो प्रशासन जो अधिवक्ताओं के सामने घुटने टेकता है, उसकी हैसियत कैसे हो रही है किसी अधिवक्ता पर हाथ छोड़ पाए? ये क्वेश्चन है, ये बताना है। और ये तभी बताया जा सकता है जब आप
राजनीतिक न्याय को सही से स्थापित करने के मूड में आ जाएं। बिल्कुल, देखिए, इनकम का साधन तो आपका पैसा है, जहां बैठेंगे, जहां कलम चलेगा वहीं से आप अपना परिवार चला लेंगे। लेकिन जब आप न्याय की पराकाष्ठा पर खड़े हो जाएंगे, परिवार तो चले ही चलेगा, लेकिन समाज में नवनिर्माण भी होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद इस समाज का नवनिर्माण हुआ, जहां हर वर्ग के व्यक्ति ने बाबा साहब को पढ़ करके, बाबा साहब को जान करके, समझ करके बराबरी की ओर कदम बढ़ाने का प्रयास किया। और आज देखिए, कहीं ना कहीं धीरे 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 वंचित वर्ग बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और एक शब्द कहने से पहले माफी चाहता हूं, जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, या मैं ये कहूं जिन्हें बहुजन समाज के लोग कहा जाता है, जिनसे वैचारिक लड़ाई हमारी रही पहले से, उनकी पता ना जाने 100, 200, 300 कितनी पीढ़ियां पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान भी हासिल किया, उन्होंने बेसिक शिक्षा भी हासिल की, सारी पीढ़ियां उनकी पढ़ी लिखी हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर वाली पीढ़ी हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी, मुश्किल से 1-2 अपवाद थे। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद काशीराम साहब वाली पीढ़ी थोड़ी पढ़ी लिखी हुई, और उस थोड़े से पॉइंट की पढ़ी लिखी पीढ़ी ने इस देश में परिवर्तन का इतना बड़ा बिगुल फूंक दिया कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ उन लोगों को आंदोलन करने पड़ते हैं। अब सोचिए, जिस दिन इन मजदूर किसानों के वर्गों की पीढ़ियां, इन दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चे, समाज के बच्चे पढ़कर के आगे की ओर बढ़ जाएंगे, क्या ये देश परिवर्तित नहीं होगा? क्या ये देश बदलेगा नहीं? क्या जो आज धार्मिक न्याय को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उसको हम बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे? बिल्कुल बदल पाएंगे। और मैं कहता हूं, आज इस अधिवक्ता सम्मेलन में जो लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर किसी विशेष वर्ग, धर्म या जाति के व्यक्ति थे, नहीं। मैं लिख कर देता हूं, अगर आपने डॉक्टर अम्बेडकर को एक बार पढ़ा तो आप सब कुछ छोड़ करके डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हो जाएंगे, एक बार पढ़ने से। उनको पढ़ना जरूरी है। और मेरे जो नए भाई बहन हैं, जो अब इस लाइन में घुसे हैं, उनको अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर को ही पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि भविष्य में वो इस आंदोलन को समझ भी पाएंगे। ये बहुत सारी मांगे हैं, कुछ मांगे जो मुझे लगा कि वो बहुत मजबूती से लागू ही होनी चाहिए, जो बच्चों के लिए, परिवार के लिए होनी चाहिए, जिसमें मेडिकल हेल्थ सुविधा तो जरूर होनी चाहिए, एक आयु वर्ग के बाद 60 साल के बाद पेंशन योजना भी जरूर होनी चाहिए। और जो हमारे अधिवक्ता न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, एक्सीडेंट की हत्या का शिकार होते हैं, उनके बच्चों के लिए भी कोई ना कोई विशेष प्लान बनना चाहिए। वो मैंने बता दी है। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। मेरा प्रयास रहा कि जो मुझे समझ आया मैंने वो बताने का काम किया। और मुझे उम्मीद भी है कि बहुत सारे साथी इस ओर ध्यान जरूर देंगे। मेरा विशेष ध्यान तो ये रहेगा कि आप सामाजिक न्याय की ओर ध्यान जरूर दें, अपनी पूरे क्षमता के अनुसार। ऐसे लोग जो निर्धन हैं, जो शायद 10 कदम नहीं चल सकते, अगर आप चाहें तो उनको 10 की जगह 100 कदम भी चला सकते हैं, उनके साथ खड़े होकर। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।